चलिए तो पहले एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। राइट अ नोट पॉइंट। जैसे हमने बात की अनयूज्ड इनपुट की, तो हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से और गेट में अनयूज्ड इनपुट को हम लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देते हैं, ओके, या फिर वन ऑफ द यूज्ड इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं, या हम इफ अगर हम बात कर रहे हैं ईसीएल लॉजिक फैमिली में, तो हम उसे क्या कर देते हैं, फ्लोटिंग छोड़ देते हैं। सिमिलरली अगर हम यहां पर भी देखें तो यहां पर भी वही कंडीशन है, अनयूज्ड इनपुट इन, लिख लीजिएगा, अनयूज्ड इनपुट इन नॉर गेट is connected similar to unused input in OR gate। यानी कि जिस तरह से OR गेट के अंदर हम अनयूज्ड इनपुट को यूटिलाइज करते हैं, वैसे ही इसमें भी अनयूज्ड इनपुट को यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर है? ये बात याद रहेगी सभी को, ओके। यानी कि हम क्या करेंगे, क्या क्या करते थे OR गेट के अंदर, अनयूज्ड इनपुट को या तो लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देते थे, क्योंकि y इक्वल टू a प्लस b प्लस c के लिए हमें a प्लस b लिखना है, तो c को वैल्यू 0 मान सकते हैं, यानी कि लॉजिक 0 से कनेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम वहां पर उसे क्या कर सकते हैं, ईसीएल फैमिली है तो हम उसे फ्लोटिंग छोड़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कि हम किसी भी वन ऑफ द यूज्ड इनपुट से उसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों से कनेक्ट नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो ये यहां पर हुआ। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखिएगा, नोट कर लें, फाइंड द आउटपुट इन द गिवन सर्किट। क्वेश्चन लिखें जल्दी से और इसका आंसर जल्दी से फाइंड करें सब लोग, ओके। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और उसको सॉल्व करके आंसर भी आपका आ गया होगा। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अपना आंसर मैच करना। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है वो मेरे साथ सॉल्व करें, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वेरी गुड, अब लोग आंसर मैच करना। चलिए वहां पर y यही है, यहां पर इनपुट हमने अप्लाई किया, तो इस नोड पर क्या जनरेट होगा जरा बताओ, y बार जनरेट होगा, नॉट गेट से पास हो गया ये y बार इस नोड पर आ जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो y बार का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यहां पर पहुंचेगा y, यहां पर जा रहा है x, ओके, यहां से x इधर जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट होके हो जाएगा x बार, x बाई एंड गेट पर पहुंचेगा तो x इंटू वाई बन जाएगा। यहां पर एक और एंड गेट लगा हुआ है, तो ये यहां पर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा x बार इंटू वाई बार। ये x बाई इधर से आ रहा है, x बार वाई बार इधर से जा रहा है। नॉर गेट क्या करता है, दो इनपुट्स मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये इनपुट मान लीजिए मैंने बोला फर्स्ट, ये मैंने बोला सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड क्या हो जाएगा, यहां से होल कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट मतलब एक्स बाई, तो एफ की जो वैल्यू हमारे पास आएगी अब एक्स बाई प्लस एक्स बार वाई बार, और इसके ऊपर आ जाएगा ये, दैट्स अ होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लेटर ऑन वी विल कम ओवर दैट पॉइंट कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं जितना लिखना है उतना लिख देता हूं, बाकी फिर हम इसे एक्सनॉर गेट बोलेंगे बाद में, इतने वाले एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे इसका, तो ये एक्सॉर बन जाएगा। अभी हम थोड़ा सा अभी की प्रेजेंट पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। एक्स बाई होल बार मैं लिख सकता हूं इसे एक्स बार प्लस वाई बार, ओके, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई। कौन सी थ्योरम लगा दें, ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करिएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करिएगा, तो एफ इक्वल टू आएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ये आंसर आ गया, ओके। ये आंसर आ गया सभी का, जिनका भी आंसर ये आया है बिल्कुल सही है। और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सॉर वाई। जो नेक्स्ट लॉजिक गेट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्स एक्सॉर वाई। जल्दी से नोट करें, इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। अब हेडिंग कीजिएगा नेक्स्ट, सिक्स्थ वन लॉजिक गेट की बात करेंगे अब हम, दैट इज एक्सॉर गेट, एक्सक्लूसिव और, क्या बोलते हैं इसको, दिस गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव और, वहीं से ये टर्म यूज किया गया एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सॉर। सिंबल की बात अगर हम करें किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज अ सिंबल, इस तरह से लिखा जाता है,
मान लीजिए दो इनपुट वेरिएबल मैंने अज्यूम किए ए एंड बी और इनका आउटपुट है वाई, दैट इज एक्सॉर ऑपरेशन। अब अगर हम इसके लिए यहां से ट्रुथ टेबल को इंप्लीमेंट करें, सो वी आर हैविंग टू इनपुट्स, दो इनपुट्स हैं हमारे पास ए एंड बी और आउटपुट वाई। तो ए बी के कॉम्बिनेशन हो गए 4, ऐसे ही 0 0, ओके, 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 different combinations for input and let's observe the output combinations। तो इसमें हमेशा XOR गेट के अंदर if A is not equal to B, ये चीज आपको याद रखनी है, then output Y will be logic 1। अगर A की वैल्यू B के इक्वल नहीं है तो आउटपुट Y इक्वल टू 1 आएगा, ओके। अगर A इज इक्वल टू B है, यानी कि हम बोले if A is equal to B, then Y equal to आएगा 0। If A is equal to B, then Y is equal to कितना आएगा? 0। ये बात हमको याद रखनी है। इसी के बेस पर हम ट्रुथ टेबल को क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि 0 0 0 0, यानी कि क्या आएगा? A इक्वल टू B हो गया तो 0, 0 1 A is not equal to B तो 1 आ गया, 1 0 A is not equal to B तो 1 आ गया, 1 1 A equal to B तो 0 आ गया, ओके। तो ये आ गया हमारे पास ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सॉर गेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल हमने लिख लिया है, अब हम लिख रहे हैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, कोई भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो टर्म है 1 के लॉजिक के और दो टर्म है लॉजिक 0 के, तो आप एसओपी लिखें या पीयूएस, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसका एसओपी ज्यादा पॉपुलर है। y इज इक्वल टू हम लिखते हैं, एसओपी इज मोर पॉपुलर फॉर एग्जाम, ओके। तो आंसर आएगा y इक्वल टू, यहां पर 1 है, 0 1 यानी कि a बार b प्लस a b बार, और इसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a एक्सॉर b। y इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको? a एक्सॉर b। अगर मान लीजिए आपने इसका पीओएस फॉर्म लिखा होता, देन y इक्वल टू क्या आता है? यहां पर 0 0 कंसिडर करते, 0 0, इस पर 0 है, यानी कि a प्लस बी इंटू 1 1, यानी कि a बार प्लस b बार। तो ये यहां पर ऑब्टेन होगा। क्लियर है इतना? अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये सबसे पॉपुलर नोटेशन है इसका। दूसरा इसका पॉपुलर नोटेशन है ये वाला, y इक्वल टू a बार b प्लस a b बार। तो ये हो गया इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हमें लिखना है इसमें, मान लीजिए हमने इसमें कोई भी एक इनपुट टर्मिनल को मैंने फिक्स कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक इनपुट टर्मिनल को फिक्स किया, सपोज लॉजिक 0 पर, और एक को हमने रखा वेरिएबल a पर एक्सॉर गेट के अंदर, ठीक है। दूसरा मैंने कंडीशन ले रहा हूं यहां पर, दिस टाइम अब मैं y की वैल्यू लिखने के लिए इस बार इसको 1 पर फिक्स कर रहा हूं और यहां पर मैं वैल्यू ले रहा हूं a। अब जरा बताइए क्या आंसर आएगा फर्स्ट कंडीशन में। स्क्रीन को रोकें और ऑब्जर्व करके आंसर करें फटाफट से। y की वैल्यू यहां पर क्या जनरेट होगी? a इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेते हैं। 0 अज्यूम करेंगे जब a की वैल्यू को, तो ऑब्वियस है हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 0, मतलब कॉम्बिनेशन देखो, ये याद रखो, a इज नॉट इक्वल टू b, y इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू b, y इक्वल टू 0। तो अगर हम वापस से इस पे आते हैं तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें, 0 मतलब 0 0, मतलब y इक्वल टू आएगा 0। 1 आपने लिखा तो 1 0, मतलब y इक्वल टू आएगा 1, यानी कि y की वैल्यू वही आ रही है जो हम a मान रहे हैं। तो मतलब आउटपुट क्या आएगा? y इक्वल टू a आएगा। यानी कि इन दिस कंडीशन दिस विल एक्ट एज अ बफर। कैसे काम करेगा ये? एज अ बफर एक्ट करेगा, बफर।
और अगर हम इसकी बात करते हैं y, इसमें इस कंडीशन में क्या आएगा, तो a 0 माना तो आउटपुट आएगा 1, और अगर आप 1 मानेंगे इसे तो आउटपुट आएगा 0, यानी कि आउटपुट हमेशा क्या आएगा, y इक्वल टू a बार आएगा। इसको थोड़ा सा और हम समझने के लिए इस तरह से भी कई बार लिख लेते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, ये क्योंकि थोड़ा सा पॉपुलर फॉर्मेट है, a XOR 0 कितना होता है, a XOR 1 कितना होता है, a XOR विथ a बार कितना होता है, a बार XOR विथ 0 कितना होता है, a बार XOR विथ 1 कितना होगा। इन सभी के आंसर आप जल्दी से फाइंड आउट करें, और मैं अब इन्हें सॉल्व करता हूं। स्क्रीन को रोकें, पॉज करें स्क्रीन को, फटाफट से इनके आंसर निकालें आप लोग। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। देखिए a XOR 0 जैसे कि हमने यहां पर भी किया है, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल की दो ही पॉसिबल वैल्यूज की हम बात करते हैं हमेशा डिजिटल के अंदर, या तो ये 0 होगा या फिर ये क्या होगा, 1 होगा, इसके बाहर तो कुछ जाना नहीं है। तो ऑब्वियस है कि जब हमें आप मालूम है कि a की वैल्यू 0 या 1 होने वाली है, तो आप क्या करें, कोई भी एक अजम्पशन मान लें a इक्वल टू 0 है, तो 0 XOR 0 क्या आता है, 0। a इक्वल टू 1 है तो 1 XOR 0 क्या आता है, 1, यानी कि इसका आंसर वही आ रहा है जो a हमने माना है। अब इसमें देखिए जरा, a को आपने 0 माना तो 0 XOR 1 क्या आएगा, 1, 1 माना तो 1 XOR 1 आएगा 0, यानी कि इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, a बार। अब इसमें a XOR a बार, अब आप a की वैल्यू को 0 मानेंगे तो 0 XOR 1 आएगा, इसका मतलब है 1, और यहां पर अगर आपने a की वैल्यू को 1 माना तो 1 XOR 0 आएगा, उसका मतलब भी क्या है, 1, यानी कि आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आप कुछ भी a की वैल्यू को मान लें, तो ये भी काफी यूजफुल एक्सप्रेशन में से एक है। a बार XOR 0, जस्ट वी हैव टेकन अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यही वेरिएबल फिर से आ जाएगा यहां पर। a बार XOR 1 अगर हम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब इसका वैल्यू a हो गया। ये रिजल्ट्स आपको याद हो जाएंगे। एज सच इनको रटने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बट आपको फ्यू सेकंड्स में इन्हें निकालना आना चाहिए, मतलब विद इन अ सेकंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और 1 सेकंड में आप इनको आंसर कर दें, ये हमें नीड है। अब आपको ऐसे रट्टा लगाने की इनके लिए कोई जरूरत नहीं है, दीज आर जस्ट लॉजिकल एक्सप्रेशंस, और आप जब प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे तो सभी लॉजिक्स जो हैं वो आपको समझ में भी आते हैं और क्लियरली हम लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये यहां पर कंप्लीट हुई बात। चलिए अब हम आगे, चर्चा का विषय हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। सो नेक्स्ट लिखेंगे आगे इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं, क्या बोलते हैं इसमें कि a XOR b हम कर रहे हैं, क्या ये इक्वल है b XOR a के? हाँ जी बिल्कुल इक्वल है। XOR गेट ऑलवेज फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। XOR गेट जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। क्या ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या हो गया, आपने एक 3 इनपुट XOR गेट लिया। क्या लिया हमने यहां पर? एक 3 इनपुट XOR गेट लिया। 3 इनपुट्स हमने लिए A, B एंड C, 3 इनपुट्स लिए और इन तीनों का आउटपुट हमने लिखा तो आया y इक्वल टू क्या आएगा, ऑब्वियसली A XOR B XOR C, ये आउटपुट आ गया हमारे पास। ओके। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक 2 इनपुट XOR गेट ले लूं, दिस इज वेयर A एंड B आर गेटिंग XOR, ओके, और इसको हम XOR ऑपरेशन करें विथ अनदर वेरिएबल C, अनदर वेरिएबल C, A, B एंड C, तो यहां पर जनरेट होगा आउटपुट Y। तो जो Y की वैल्यू होगी उसे हम कैसे लिखेंगे, पहले यहां पर A XOR B का रिजल्ट आ गया, ठीक है, इसके साथ XOR हो गया C, तो आंसर क्या आया? आंसर यहां पर आया हमारे पास A XOR B XOR C। तो क्या ये इसकी इक्वल है? यस, ये दोनों क्या है, इक्वल है। A XOR B XOR C is equal to A XOR B XOR C। कई बार हमें एसोसिएटिव लॉ में कंफ्यूजन होता है कि एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है। मतलब यह है
कि जब हम यहां पर वन लेवल सर्किट को टू लेवल सर्किट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय एसोसिएटिव लॉ। यानी कि हमारे पास जब वन लेवल सर्किट है, ये है इसकी टू लेवल सर्किट, तो आपने यहां पर इसे इंप्लीमेंट किया हुआ है यूजिंग टू लेवल सर्किट। ज्यादातर लॉजिक गेट्स में हम प्रिफर करते हैं कि वन लेवल सर्किट से ही बनाया जाए उसे, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले कम होगा, ओके, जल्दी स्पीड ऑफ रिस्पांस बढ़ जाएगा, जल्दी रिस्पांस आपको मिल जाएगा वहां पर। लेकिन एक्सॉर गेट में इसमें कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की जरूरत होती है, तो हम 3 इनपुट एक्सॉर गेट को जनरली एक्सॉर गेट में प्रेफर नहीं करते। हम किसको प्रेफर करते हैं? बाय डिजाइनिंग इट बाय यूजिंग 2 इनपुट एक्सॉर गेट। यानी कि जब भी हमें लॉजिक सर्किट में 2 इनपुट एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ती है, देन वी यूज जब भी हमें 3 इनपुट एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ती है, देन वी यूज 2 इनपुट एक्सॉर गेट रादर देन यूजिंग द 3 इनपुट एक्सॉर गेट। क्लियर है इतनी बात सभी को, विदाउट एनी कंफ्यूजन? ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया एसोसिएटिव लॉ, इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी इसके अंदर फॉलो होती है। क्लियर? ओके, अब जैसे मान लीजिए इसी को थोड़ा सा मैं और जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं, तो आप जैसे भी इसको लिखा हमने ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तो बिल्कुल ये फॉर्मेट हमारा क्या है? कंप्लीट है। अब जैसे मैं इसे डिजाइन कर रहा हूं, हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा है? एक्सप्रेशन हमने लिखा है y इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहां पर? a एक्सॉर b, यानी कि इसका मतलब हमने लिखा y इक्वल टू a एक्सॉर b, मतलब हमने लिखा a बार b प्लस a b बार। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाना चाहूं तो किस तरह से बनेगा, समझ लेते हैं जरा। नाउ वी आर ट्राइंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ दिस एक्सॉर गेट। तो बेसिकली हम लोग यहां पर अभी ट्रांजिस्टर से इसको नहीं बना रहे हैं, आई एम जस्ट सिंपली इंप्लीमेंटिंग इट बाय यूजिंग द नॉट एंड और गेट, इनका यूज करके, और आप उनको आप ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे तो आपका एक्सॉर गेट बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा ए बार रिक्वायर्ड है हमको, सो वी आर राइटिंग सिंपली हियर दैट इज variable a passing through the complement, that becomes a bar, okay, and we are considering one variable b which is applied over the AND gate। variable b को हमने अप्लाई किया ऑन द AND gate, और यहां से हमने एक नॉट गेट और कंसीडर किया, और along with it we have taken, यानी यहां से जो हमने नॉट गेट लिया है उसको और बी का जो इनपुट है उन दोनों को एसोसिएट किया ओवर अनदर एंड गेट। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहां पे, देखो यहां पर हम बना रहे हैं ए बार बी, और यहां पर हम क्या बना रहे हैं? ए बी बार, और इन दोनों को हमने भेज दिया किस पर? और गेट पर। इन दोनों को हमने भेज दिया कहां पर? और गेट पर। तो आउटपुट आ गया आपका y। ओके, ए बार बी प्लस ए बी बार यहां पर जनरेट हो गया। तो अगर मैं सिंपल अभी जो मेरे को दिख रहा है सर्किट रिप्रेजेंटेशन, उसके बेस पर अगर मैं इसे इंप्लीमेंट करना चाहूंगा, देन ऑब्वियसली एक ट्रांजिस्टर में नॉट गेट बन जाएगा, एक नॉट गेट इस ट्रांजिस्टर में बनेगा, है ना। और यहां पर हमें कितने ट्रांजिस्टर जरूरत होंगे एट दैट पॉइंट? हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स वी हैव रिक्वायर्ड फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन? अभी मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूं, सोचो जरा, इसके लिए हमने 3 ट्रांजिस्टर यूज किए, 3 ट्रांजिस्टर इसके लिए यूज किए, 3 ट्रांजिस्टर इसके लिए यूज किए, कितना हो गया? 3 3 3 9 10 11 ट्रांजिस्टर्स लग गए हमको अभी तक। क्या ये वैलिड फॉर्मेट है इसको लिखने के लिए? वी हैव रिक्वायर्ड 11 ट्रांजिस्टर्स। थोड़ा सा सोचेंगे, अभी बाद में मैं कंक्लूड करूंगा आपके लिए कि हमें 11 ट्रांजिस्टर से इसको इंप्लीमेंट करना तो सही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ इसमें दिमाग लगाना होगा। बेसिकली हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, तो उस समय हमको कम ट्रांजिस्टर्स लगते हैं, क्योंकि नैंड गेट को बनाने के लिए 2 ट्रांजिस्टर्स बहुत है। ओके, चलिए, तो अभी मैं इसमें आगे डिस्कशन करूंगा, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से हमें एक्चुअली एक्सॉर गेट को इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए। क्लियर है? अभी तो दिख रहा है उसमें तो 11 ट्रांजिस्टर्स लग गए। देखो लॉजिकली ये सर्किट सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, आप बनाएंगे इसको, दैट्स अ करेक्ट वन। लेकिन हमें जब भी सर्किट बनानी होती है तो वी हैव टू कंसिडर एज मिनिमम एज पॉसिबल कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, कम से कम हमें इसमें यूटिलाइज करनी है। ये कंडीशन है अप्लाई करने की। चलिए, तो ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई है।
अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातें कर लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। इफ a XOR b इक्वल टू c देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में बोला है b XOR c, सेकंड पार्ट में बोला है a XOR c, थर्ड पार्ट में बोला है a XOR b XOR c। रीड करें क्वेश्चन को और स्क्रीन को रोक दें। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ, ओके, एंड फाइंड करें आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग डिस्कस करते हैं फिर आ जाएगा। चलिए, क्या बोला है मैंने? a XOR b इक्वल टू c देन फाइंड b XOR c। पहले जो कंडीशन दी गई है उसको लिख लेता हूं मैं। a XOR b इक्वल टू c, इसको हमने मान लिया है इक्वेशन 1। ओके, आपसे पूछा क्या है? b XOR c। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको लग रहा होगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? ऑब्वियस है कि हम c की वैल्यू ले जाकर इसमें रखेंगे, क्योंकि इसको ऐसे क्या सॉल्व करोगे, समझ पा रहे हो? तो c की वैल्यू हमें इसमें रखनी है, रख दिए। चलो, b, c की वैल्यू मैंने पुट कर दी। c की वैल्यू क्या है? a XOR b, ये मैंने पुट की इसमें। अब आप जरा समझिए क्या होने वाला है। हमें मालूम है कि जो XOR गेट है इट फॉलोज द एसोसिएटिविटी प्रिंसिपल, यानी कि आपको जब भी XOR गेट को डिफाइन करना है तो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया यहां पर एसोसिएटिविटी को हमने डिस्कस किया, दैट्स यहां पर। तो यहां से मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, a XOR c XOR b, मतलब आप ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये सब भी एक दूसरे के इक्वल है। यही फायदा है XOR गेट में कि ये एसोसिएटिविटी को क्या करता है? फॉलो करता है। इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है? b XOR a XOR b, तो हमने ऐसे लिख दिया a XOR b XOR b। अब b XOR b, जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में b XOR b का आंसर क्लिक करना चाहिए। क्या होता है b XOR b मतलब? अरे क्या होता है? a इक्वल टू b वाली कंडीशन हो गई ना, 0, तो 0 XOR विथ a मतलब a। b XOR c का आंसर है a। b XOR c किसके इक्वल है? a के इक्वल है। आगे बढ़ा जाए। चलिए सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? अब सेकंड पार्ट का आंसर आप स्क्रीन रोक के अभी निकालो, है ना? सेकंड पार्ट का आंसर आप लोग निकालो जरा, मैं सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पर। चलिए, सॉल्व कर लिया होगा सब लोगों ने। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। a XOR c, वंस अगेन वही अप्रोच है। क्या करें? c की वैल्यू पुट कर देते हैं। a XOR b, c की वैल्यू हमने पुट की इसमें, तो आंसर आएगा a XOR b। a XOR a क्या होगा? 0, 0 XOR with b, यानी कि 0 XOR with b, दिस इज a XOR c, सो फाइनल आंसर इज b। यानी कि a XOR c की वैल्यू कितनी आ गई? b। a XOR c की वैल्यू कितनी आ गई? b। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या बोला है इन्होंने? a XOR b XOR c की वैल्यू क्या होगी? यही है ना थर्ड पार्ट। लेट्स सी थर्ड पार्ट। a XOR b XOR c, ये पूछा गया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जरा बताओ। a XOR b XOR c, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सही बात है। अब a XOR b की वैल्यू क्या है? दैट इज c, यानी कि c XOR c, यानी कि आंसर कितना आएगा? आंसर 0। कहानी खत्म, आंसर क्या आ गया? 0। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? नोट कर लें जल्दी से, स्क्रीन को रोक के फटाफट से इनके सॉल्यूशन को लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, रीड करें क्वेश्चन को। बोला है इफ x एंड y आर बूलियन वेरिएबल्स देन मिनिमाइज द एक्सप्रेशन फॉर x XOR y XOR xy।
एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर एक्स वाई। सिंपल पॉसिबल फॉर्म में अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन में स्क्रीन को रोक दें भैया, जिन्होंने एक्सॉर गेट समझा है ध्यान से, सब लोग स्क्रीन रोकेंगे और एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ओके, सब लोगों को जरूरत है कि आप सब लोग क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। ओके, ऐसा नहीं करना है कि यहां पर क्वेश्चन देखा मैंने सॉल्व कर लिया, वो सॉल्यूशन भी देखा, अच्छा हाँ ऐसे तो करना था, बिल्कुल सही किया ऐसा नहीं। ओके, दिस इज नॉट द वे। आपको प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली मैं जब भी बोलता हूं कि आप स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, सो दिस इज माय सीरियस नोटेशन टू यू कि आप लोग डेफिनेटली, मैं उम्मीद भी यही करता हूं आपसे, एक्सपेक्ट भी यही करता हूं कि आप स्क्रीन को रोक के और आप सॉल्व करते होंगे, और आपको सॉल्व करना ही चाहिए उसे। ओके, तो ऐसे लाइटली मत तैयारी कीजिएगा। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर फोकस करके तैयारी कर रहे हैं, देन इट इज नेसेसरी कि हम थोड़ा सा फोकस्ड रहें। तो आप जब भी मैं बोलता हूं कि आप स्क्रीन को रोकिए और सॉल्व कीजिए, तो जरूर उस क्वेश्चन को आप ट्राई करें एक बार। ओके, जो भी कुछ नई चीज होती है वो तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूं सारी बातें। जहां भी कुछ नई बात आती है तो वो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग आंसर करें उसको, मैं ऑब्वियसली उसको सॉल्व करके देता हूं आपको। लेकिन जब भी हम कुछ पढ़ा हुआ है पहले से, उसके लिए भी ट्राई नहीं कर रहे, सो दैट्स अ सैड थिंग। ओके, सो ध्यान रखेंगे इस चीज का सब लोग। फर्स्ट एक्सॉर विथ सेकंड, हम जब भी करते हैं फर्स्ट को एक्सॉर किया सेकंड के साथ, तो इसका मतलब होता है 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1 एज इट इज, क्या आ जाएगा 1 एज इट इज 2 कॉम्प्लीमेंट। यही है फॉर्मूला हमारा ए एक्सॉर बी का, या किसी भी फंक्शन को एक्सॉर करना हो उसका। तो इसमें बोला है इन्होंने x एक्सॉर y एक्सॉर एक्स वाई, तो कोई भी तो एक्सॉर ऑपरेशन पहले कर लेते हैं, तो कोई भी आप जो बोले पहले ये वाला कर लेते हैं। चलो x एक्सॉर y, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है x एक्सॉर y एक्सॉर एक्स वाई। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x एक्सॉर y एक्सॉर एक्स वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो x एक्सॉर को मैं एज इट इज रख के इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं। 1 एक्सॉर 2 क्या होता है 1 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि y कॉम्प्लीमेंट इनटू 2 एज इट इज एक्स वाई एज इट इज प्लस 1 एज इट इज यानी कि y एज इट इज इनटू 2 कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स वाई होल कॉम्प्लीमेंट। ये लिख लिया हमने x एक्सॉर। अभी मैं इस ब्रैकेट को ही सिंपल कर लेता हूं, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो y डॉट बाई बार 0 हो गया, बहुत बढ़िया, ये तो 0 हो गया है ना, ये बच गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। x बाई होल बार मतलब x बार प्लस y बार। डिमॉर्गन्स ने क्या बोला कि हम मल्टीप्लिकेशन के होल कॉम्प्लीमेंट को एडिशन के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये लिखा हमने, फिर हो गया x बार y प्लस y डॉट y बार। y डॉट y बार होता है 0। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया अभी तक का, अभी तक एक्सप्रेशन आया x एक्सॉर x बार y, ये आ गया। अब इसकी मैं एक और आपको मेथड बता दूंगा, निंजा टेक्निक है ना, अभी बात कर लेंगे जब हिट एंड ट्रायल वाला, ऑब्वियसली उससे भी इसको कर ही सकते हैं। x एक्सॉर x बाई, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। इतना एक्सप्रेशन लिख दिया हमने। अब इसके आगे बढ़े अगर, ओके चलिए, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इसी के आगे चल रहे हैं हम लोग। तो x बार डॉट x बार y यानी कि ये क्या आ जाएगा, इसको कुछ भी मान लो, कैपिटल F मान लो, है ना। तो कैपिटल F इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, इसको हमने F मान लिया। F इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, जब बताओ, x बार डॉट x बार मतलब x बार इंटू y प्लस, अब इसको डिमॉर्गन्स लॉ से आप ब्रेक कर लेंगे। तो डिमॉर्गन्स लॉ जैसे लगाएंगे इसमें, तो ये x तो बाहर चल ही रहा है, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x ओवर द कॉम्प्लीमेंट प्लस y बार, ये बच गया इतना। ओके, अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इतने पार्ट को जो हमने सॉल्व किया अभी तक, तो f इक्वल टू आ जाएगा
एक्स बार वाई प्लस, अब ये क्या बच जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई बार, एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स हो गया, यहां से आपने कॉमन लिया तो एफ इक्वल टू आ गया एक्स बार वाई प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई बार। तो यहां पर एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास एक्स प्लस एक्स बार वाई। अब ये इसमें अप्लाई कर दो आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। सो वील अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम ओवर हियर। तो आंसर आएगा एफ इक्वल टू, आंसर आएगा एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहां पर, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन पर बेस्ड मैंने आंसर किया है इसको। अब हम चाहें तो इसे वेरिफिकेशन से भी कर सकते थे। वेरिफिकेशन से कैसे करते, ट्राई कर लेते हैं, देखो कैसे होगा वेरिफिकेशन से। एक्स वाई की वैल्यू अज्यूम कर लो आप, एक्स वाई की क्या करें, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि एक्स वाई की हमने कोई भी वैल्यू मानी है, कुछ भी मान लो अपने मन से, आपको जो सही लगे। एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया सपोज 0, वाई इक्वल टू भी मान लिया 0। ओके, तो देखो जरा क्या होगा, 0 XOR with 0 becomes 0, that 0 XOR with 0 becomes 0, यानी कि f की वैल्यू इस कंडीशन में मिल रही है 0। तो कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हो ही नहीं सकते, जो हो नहीं सकते, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करने पर ये 1 दे रहा है लेकिन आंसर तो 0 आ रहा है। मेरी बात समझ में आई आपको, x को मैंने 0 माना, y को मैंने 0 माना, तो f की वैल्यू हमारे पास कैसे आई, 0 XOR 0 XOR 0। कोई दो XOR को पहले परफॉर्म कर लो क्योंकि ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। XNOR में मत करना गलती से ऐसा, अभी बात करेंगे XNOR के बारे में। 0 XOR 0 becomes 0, 0 XOR with 0 becomes 0, तो f की वैल्यू आ गई 0, मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, ये तो 1 है, और यहां पर y 0 रखने पर ये 1 प्लस 0 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और डी अपने आप हट गए। कौन कौन से ऑप्शन रह गए, बी और सी। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं और y को 0 ले लेते हैं। क्लियर है, अब आपने इसको 1 लिया x को, तो f की वैल्यू क्या मिलेगी जरा बताओ, 1 XOR with 0 XOR with 0, 1 XOR with 0 आ जाएगा 1 और 1 XOR with 0 आ जाएगा 1, यानी कि इस बार आंसर आएगा 1। चेक करके देख लो, आंसर आया 1, तो ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका आंसर तो 0 है, f की वैल्यू 1 आ गई, मतलब कौन सा आंसर बच गया, ऑप्शन बी बच गया। So for such kind of questions, sometime verification approach is also good. अब आप देख रहे हो हिट एंड ट्रायल कितना कितना इजी हो गया एज कंपेयर टू दिस कैलकुलेशन। ये तो मास्टरी करना हो गया, पीएचडी हो रही है यहाँ पे, है ना, ये तो वो हो गया। अब आपने आंसर निकाला। कॉम्पिटिटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, अब मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरे प्रैक्टिस इतनी सफिशिएंट है, तो आपकी भी जो फोकस है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना आपको आइडिया मिलेगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं। उठा पटक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कॉन्सेप्ट लर्निंग से तो आती है, साथ में प्रैक्टिस से भी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना, लिख लिया होगा सभी ने, लिख जरूर लें प्रॉपर्ली सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं।